साल 2025 इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है। अनुमान है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडिया की मुश्किलों से लड़ने की ताकत और क्षमता का सबूत है। इससे इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमीज में से एक बन जाता है। ये ग्रोथ और भी खास है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर का इकोनॉमिक माहौल कितना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी मजबूत बुनियाद और सरकार के सही टाइम पर लिए गए पॉलिसी उपायों की वजह से है, जो देश के फाइनेंशियल भविष्य और उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की तस्वीर बनाती है जो अपनी जिंदगी में तरक्की और स्थिरता चाहते हैं। इंडिया के इस अच्छे इकोनॉमिक अनुमान के पीछे कई जरूरी कारण हैं। लगातार बनी हुई घरेलू डिमांड इस ग्रोथ का एक मेन इंजन है। इंडिया का बड़ा कंज्यूमर बेस ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, जिससे खर्च भी बढ़ रहा है। इसके अलावा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगातार फोकस रहने से नौकरियां बन रही हैं और अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, बल्कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। ये सब मिलकर किए गए प्रयास लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊ विकास की मजबूत नींव रखने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि फायदे देश के कोने कोने तक पहुंचे। जब हम इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दुनिया की दूसरी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं, तो हमारा देश एक बड़ी उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। कई डेवलप्ड देश इस समय धीमी ग्रोथ रेट्स और लगातार बढ़ती महंगाई के दबाव से जूझ रहे हैं। इसके उलट इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा स्थिर और ऊपर की ओर जाती दिख रही है। ये तुलनात्मक मजबूती इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक आकर्षक जगह बनाती है। इंटरनेशनल कंपनियां ग्रोथ के मौकों के लिए और अपने ऑपरेशंस के लिए एक भरोसेमंद हब के तौर पर इंडिया की तरफ ज्यादा देख रही हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को और ताकत मिलती है और दुनिया में हमारी साख बढ़ती है। ये दुनिया के इंडिया की क्षमताओं पर बढ़ते भरोसे का साफ संकेत है। 2025 में इंडिया के इकोनॉमिक भविष्य को लेकर आम राय बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स में एक साफ महसूस होने वाला आत्मविश्वास है। बिजनेस नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने और अपने मौजूदा ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए ज्यादा तैयार है। ये पॉजिटिव नजरिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी है, जिनमें से कई ने इंडिया के ग्रोथ अनुमानों को बढ़ाया है। इस तरह की चारों ओर फैली उम्मीद इन्वेस्टमेंट, नौकरियां बढ़ाने और पूरे देश के लिए इकोनॉमिक खुशहाली का एक ऐसा चक्कर बनाने में अहम रोल निभाती है, जो खुद ब खुद चलता रहता है। जैसे जैसे देश नए जोश और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है, आगे का रास्ता रोशन लग रहा है। 2025 में दुनिया भर के हालात बड़ी चुनौतियों से खाली नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जियोपॉलिटिकल टेंशन से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ये झगड़े सप्लाई चेन्स को बिगाड़ सकते हैं, एनर्जी की कीमतों पर असर डाल सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के बहाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ईस्टर्न यूरोप या मिडिल ईस्ट में चल रही गड़बड़ियों के दुनिया भर में दूर तक इकोनॉमिक असर हो सकते हैं। इंडिया, जो दुनिया की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, इन बाहरी झटकों से पूरी तरह बचा हुआ नहीं है। इसलिए इन मुश्किल हालातों से निपटने के लिए सावधानी से प्लानिंग और समझदारी भरी डिप्लोमेटिक बातचीत की जरूरत है, ताकि हमारे देश के हितों और इकोनॉमिक स्थिरता की रक्षा हो सके। एक और बड़ी चुनौती जिसका सामना इंडिया और दूसरे देशों को करना पड़ रहा है, वो है दुनिया भर में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसियों का बढ़ना। कुछ देश अपने अंदर ज्यादा देख रहे हैं, अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैरिफ और ट्रेड में रुकावटें लगा रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म की तरफ यह झुकाव इंटरनेशनल ट्रेड को और मुश्किल और महंगा बना सकता है। यह इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच को भी कम कर सकता है। ऐसी पॉलिसियां दुनिया भर में इकोनॉमिक जुड़ाव और सहयोग को धीमा कर सकती है। इंडिया को इंटरनेशनल मंचों पर फ्री और फेयर ट्रेड के सिद्धांतों की वकालत करके इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए एक्टिवली काम करना चाहिए, ताकि हमारे बिजनेस को गलत तरीके से नुकसान न हो। इन ग्लोबल मुश्किलों से पैदा होने वाले खतरों को कम करने के लिए इंडिया ने एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक जरूरी बात है अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स और इंपोर्ट के सोर्स में डाइवर्सिफिकेशन लाना। इससे किसी एक देश या इलाके पर निर्भरता कम होती है।
जिससे इकॉनमी किसी एक जगह के झटकों को बेहतर झेल पाती है। साथ ही घरेलू इकॉनमी को मजबूत करने पर भी जोर है। अंदरूनी डिमांड और प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाकर इंडिया बाहरी दबावों के आगे अपनी कमजोरी को कम कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत पर यह फोकस इन अनिश्चित समयों में बहुत जरूरी है, जो दुनिया भर की उथल पुथल के खिलाफ एक सुरक्षा कवच देता है। इंडिया की इकॉनमी ने पहले भी दुनिया भर में आई मंदी का सामना करते हुए जबरदस्त हिम्मत दिखाई है। हमने पिछले अनुभवों से, जैसे कि 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या हालिया पैंडेमिक, कीमती सबक सीखे हैं। इन घटनाओं ने मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियाद बनाए रखने की अहमियत को दिखाया है, जिसमें कंट्रोल में रहने वाला फिस्कल डेफिसिट और स्थिर महंगाई शामिल है। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सही समय पर पॉलिसी में दखल देकर संकटों का असरदार ढंग से सामना करने की अपनी क्षमता दिखाई है। मुश्किलों से उबरने का यह ट्रैक रिकॉर्ड भरोसा दिलाता है कि इंडिया मौजूदा ग्लोबल चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सकता है और अपनी ग्रोथ की यात्रा को मजबूती से जारी रख सकता है। 2025 में इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का एक अहम पहलू है स्ट्रैटेजिक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करना। आईटीसी के चेयरमैन मिस्टर संजीव पुरी जैसे माने जाने बिजनेस लीडर्स ने अक्सर ऐसी पार्टनरशिप्स की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े इकोनॉमिक ग्रुप्स के साथ ट्रेड रिश्तों को मजबूत करने के फायदों पर रोशनी डाली है। ये एग्रीमेंट्स सिर्फ टैरिफ कम करने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा गहरे इकोनॉमिक जुड़ाव बनाने के बारे में है। इनका मकसद ट्रेड को आसान बनाना, इन्वेस्टमेंट के बहाव को बढ़ावा देना और जरूरी सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाना है, जो लगातार इकोनॉमिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इन स्ट्रेटेजिक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के फायदे कई हैं और दूर तक जाने वाले हैं। यूएस और ईयू जैसे बड़े मार्केट्स में खास पहुंच मिलने से इंडियन एक्सपोर्ट्स को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। इससे बदले में ज्यादा नौकरियां बनती हैं और घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ऐसे एग्रीमेंट्स में अक्सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के प्रावधान भी होते हैं। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने और दुनिया भर में ज्यादा कंपेटिटिव बनने में मदद मिल सकती है। बढ़ा हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक और नतीजा हो सकता है, जिससे कैपिटल, एक्सपर्टाइज और इंडियन बिजनेस के लिए दुनिया के मंच पर फलने फूलने के नए मौके मिलेंगे। इन इंटरनेशनल कोशिशों के साथ साथ इंडिया अपने अंदरूनी इकोनॉमिक ताकतों को मजबूत करने पर भी भारी फोकस कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ है और हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को सहारा देता है, उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। खेती के तरीकों को मॉडर्न बनाने, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर करने और किसानों के लिए बेहतर मार्केट लिंकेज देने की कोशिशें चल रही हैं। मकसद है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और खेती की उपज के लिए बेहतर दाम मिलना पक्का करना। इससे न सिर्फ किसानों की रोजी रोटी सुधरती है, बल्कि फूड सिक्योरिटी में भी मदद मिलती है और महंगाई कंट्रोल करने में भी, जिससे पूरे देश को फायदा होता है। गांवों में खपत बढ़ाना इंडिया की अंदरूनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का एक और अहम हिस्सा है। इंडिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव के इलाकों में रहता है और उनकी इकोनॉमिक भलाई पूरे देश की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने गांवों की इनकम बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के मकसद से कई स्कीमें शुरू की हैं। इनमें गांवों में घर बनाने, रोजगार पैदा करने और स्किल डेवलपमेंट के लिए पहल शामिल है। जब गांवों में खपत बढ़ती है तो इसका असर पूरी इकोनॉमी में चीजों और सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाता है। ये सबको साथ लेकर चलने वाला तरीका पक्का करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे समाज के सभी वर्गों में बराबर बंटे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2025 में देश के इकोनॉमिक रास्ते को तय करने में एक अहम रोल निभाता रहेगा। सेंट्रल बैंक महंगाई के ट्रेंड्स और ग्रोथ की चाल पर करीब से नजर रखे हुए है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाला तरीका अपनाया है। इंटरेस्ट रेट में नपी तुली कटौती की तरफ कुछ बातचीत और कदम उठाए गए हैं। ये फैसले देश और दुनिया के कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर अच्छी तरह विचार करने के बाद लिए जाते हैं। मेन मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है और साथ ही ये पक्का करना है कि महंगाई तय लिमिट के अंदर रहे, जिससे ओवरऑल फाइनेंशियल स्थिरता बनी रहे। आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट में किसी भी कटौती का मकसद बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए कर्ज को और सस्ता बनाना है।
कम ब्याज दरें कंपनियों को नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने और अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे सकती है। इसके बदले में इससे नौकरियां बन सकती हैं और इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ सकता है। लोगों के लिए घर, गाड़ी और दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए सस्ते लोन से इकोनॉमी में खर्च और टोटल डिमांड बढ़ सकती है। इस तरह सेंट्रल बैंक के कदम इन्वेस्टमेंट और खपत को बढ़ावा देने के मकसद से होते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन इंजन हैं, खासकर जब दुनिया का माहौल मुश्किल हो। लेकिन आरबीआई के सामने अपनी ग्रोथ के मकसदों और महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत के बीच संतुलन बनाने का मुश्किल काम है। भले ही कम इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर सावधानी से मैनेज न किया जाए तो इनसे महंगाई बढ़ने का भी खतरा रहता है। इसलिए सेंट्रल बैंक आमतौर पर एक सतर्क और डेटा पर आधारित तरीका अपनाता है। पॉलिसी रेट्स में कोई भी बदलाव आमतौर पर धीरे धीरे किया जाता है और इन फैसलों के पीछे के कारणों के बारे में साफ बताया जाता है। इससे मार्केट की उम्मीदों को मैनेज करने में मदद मिलती है और ये पक्का होता है कि महंगाई काबू में रहे, जो हर नागरिक की लंबे समय की इकोनॉमिक सेहत और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हुए 2024 और उसके बाद भी इंडिया की इकोनॉमी के लिए नजरिया निश्चित रूप से आशावादी बना हुआ है। मजबूत घरेलू डिमांड, सरकार की स्ट्रेटेजिक पहल, प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी और एक युवा जोशीली आबादी का कॉम्बिनेशन इंडिया को लगातार ऊंची ग्रोथ के लिए तैयार करता है। चुनौतियां, चाहे वो ग्लोबल हों या घरेलू, बेशक आएंगी, लेकिन देश ने मुश्किलों से पार पाने और बदलते हालातों के मुताबिक ढलने की अपनी क्षमता दिखाई है। लगातार सुधारों और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर फोकस के साथ इंडिया एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक ताकत बनने की राह पर है, जो अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों के खुशहाल भविष्य के सपनों को पूरा कर रहा है।